नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। तरबूज की खेती करके कमाएं अच्छा मुनाफा। कम समय और कम श्रम में करें पोटैटो डिगर से आलू की खुदाई। किसान भाइयों, तरबूज की खेती की बात करें तो इसकी बुआई का सही समय चल रहा है। तो जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं उनको खेत की तैयारी से लेकर उन्नत किस्मों का चयन कर बुआई पर तकनीकी बातों का विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो आप किस तरह से करें तरबूज की खेती, इसके बारे में बता रहे हैं डॉक्टर एसपी सिंह। तरबूज की खेती आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। जिनके पास गर्मियों में कुछ थोड़ा बहुत पानी है उनके लिए ये फसल आपके लिए आर्थिक रूप से समृद्धशाली बना सकती है। किसान भाइयों, यदि तरबूज की खेती के इसके बोनी में आपको कुछ ऐसी किस्में हैं जो कि आपको बहुत अच्छा उत्पादन दे सकती है, जिसमें है आप शुगर बेबी, न्यू हेमस्माइन, दुर्गापुर केसर, अर्का मानिकपुर, पूसा वेदना, अर्का ज्योति, ये ऐसी वैरायटी हैं जो आपके यहाँ की जलवायु के लिए, यहाँ की मिट्टी के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्में हैं। सो अभी जैसे कि खेत खाली होते हैं, आप उसमें अच्छी जुताई कर लें। तरबूज की खेती के लिए रेतीली या रेतीली दोमट भूमि सबसे अच्छी होती है। इस प्रकार की भूमि का पीएच मान 5.5 से 7 के बीच होना चाहिए। खेत की तैयारी की बात करें तो पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए। फिर पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। अधिक अच्छी उत्पादन लेने के लिए, अच्छा फल लेने के लिए आपको गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट 1 हेक्टेयर में कम से कम 20 ट्राली गोबर खाद डाल दें। और इसके पहले खेत की जुताई के समय में आप इसमें सिंगल सुपर फास्फेट 300 किलो, यूरिया 110 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश 80 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत की जुताई, अंतिम जुताई के समय आप मिला सकते हैं। और इसमें जो आवश्यक बीज है वो लगभग आपको 250 किलो से लेकर के 3.5 किलो तक पर हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। बीज उपचार के लिए आपको इसमें प्रति किलो बीज में 2 ग्राम बाविस्टिन का उपयोग करके उसको उपचार कर लें। बीज उपचार बहुत ही आवश्यक है। बिना बीज उपचार करे आप कहीं भी बीज की बुआई ना करें। इनको आप चाहें तो 2 विधियों से लगा सकते हैं। एक तो गड्ढे की विधि से दूरी पे, या ऊंची बेड बना करके भी लगा सकते हैं। और उसमें 1 मीटर चौड़ी अच्छी बेड बना करके, ऊंची बेड बना करके उसमें आधे मीटर की दूरी पर पौध से पौध और लाइन से लाइन की दूरी पर लगा करके इसमें आवश्यक जो बीज है हर गड्ढे पर 2-2 बीज डाल दें। और ये तरबूज की खेती आपको वरदान साबित होगी। आप लगा करके देखेंगे कि 1 एकड़ में लगभग आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए आसानी से मिल जाएंगे। किसान भाइयों, तरबूज की बुआई के कुछ दिनों बाद फसल में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण समय पर करना बहुत आवश्यक होता है। तो आप सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण कब और कैसे करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, इसमें विशेष रूप से ग्रीष्मकालीन फसल है। पानी का संसाधन आपके पास अवश्य होना चाहिए। जहाँ पानी का अभाव है, पानी नहीं है, वहाँ पर आप इसकी खेती नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको 8 से 10 दिनों के अंतर से पौधों की मांग के अनुसार, जमीन की किस्म के अनुसार पौधों को सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आपको समय समय पर
वहाँ की स्थिति के अनुसार पानी आप देते रहें। निदाई गुड़ाई और खरपतवार के लिए आप बीच बीच में उसको निकाल करके बाहर करते रहें और उनको नष्ट करते रहें, नहीं तो इन खरपतवार के रहने से आपकी फसल बहुत कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि उनमें आवश्यक पोषक तत्व वो खरपतवार ले जाएंगे, जिससे हमारे पौधे कमज़ोर हो जाएंगे। किसान भाइयों, अगर जो किसी भी प्रकार की फसल की सुरक्षा में कहीं दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आपके यहाँ हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिकों से आप तुरंत सलाह लेकर के आवश्यक उनके बताए अनुसार अवश्य अपने खेतों में डालें और जो उपचार बताएं उनको आप करें। अपने मन से नहीं, वैज्ञानिकों की सलाह से ही करें तो आपको ज़्यादा ही फायदा होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आलू की खेती की है तो उनकी फसल इस समय खुदाई योग्य तैयार हो गई है और अक्सर देखा गया है कि किसान आलू की खुदाई का कार्य मजदूरों द्वारा करवाते हैं, जिसमें मजदूरों की समस्या तो रहती ही है, साथ ही आलू की खुदाई में लागत खर्च भी अधिक आती है। किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आलू खुदाई यंत्र को विकसित किया गया है। तो ये यंत्र किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है और इसे आप कैसे प्रयोग में लाएंगे, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार। आज हम बात करेंगे आलू के बारे में और आलू के हार्वेस्टिंग के बारे में। तो आलू जो अगर हम बात करें कि आलू की खुदाई और जो सोइंग, दोनों ही काम बहुत टफ होता है। ये लेबर इंटेंसिव होता है और ये काफ़ी मतलब कॉस्टली भी हो जाता है लेबर की कमी की वजह से। तो अगर इसको हम मैकेनाइज कर लें, तो क्यों मैकेनाइज कर ले, क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाता है कि अगर आलू को अगर हमें हार्वेस्ट करना है, जो बोलते हैं खुदाई के द्वारा जो हमें निकालना है, उसमें लगभग अगर बात करें प्रति हेक्टेयर हमें 800 घंटे लगाने पड़ेंगे मानव श्रम के द्वारा। तो ये काफ़ी टीडियस हो जाता है और काफ़ी लेंदी भी हो जाता है, टाइम टेकन हो जाता है। तो हम इसके लिए हम किसानों को सजेस्ट करते हैं कि आप मैकेनाइज्ड हों और जितना भी हो सके ट्रैक्टर ऑपरेटेड पोटैटो डिगर को इस्तेमाल में लाएं। आलू की फसल तैयार होने के बाद आलू की खुदाई करने का काम भी काफी मशक्कत वाला होता है, क्योंकि खेतीहर मजदूरों की कमी हर तरफ हो रही है। अगर मजदूर मिलते भी हैं तो उनमें ज्यादातर अकुशल होते हैं और अकुशल मजदूर आलू की खुदाई ठीक से नहीं कर पाते, जिससे काफी आलू कट जाते हैं और मंडी में आलू की कीमत अच्छी नहीं मिल पाती। इसी काम को अगर आलू खोदने वाली मशीन से किया जाए तो कम समय और कम खर्च में अधिक जमीन से आलू की खुदाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि पोटैटो डिगर कितने प्रकार की होती है, तो पहले तो मैं बता दूं कोई भी मशीन मैनुअली ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड होता है। तो मैनुअली ऑपरेटेड जैसे हाथ से हमारा एक ऑपरेटेड होता है जिसमें पावर की या कोई भी डीजल या फ्यूल की इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा जो होता है हमारा एनिमल ड्रोन भी होता है, जिसमें आप 2 बुल्लॉक लगाते हैं और पीछे से आपका जो पोटैटो डिगर है वो काम करता है। और तीसरा जो बोलते हैं ट्रैक्टर ड्रोन पोटैटो डिगर होता है, जिसको आजकल मार्केट में अगर हम बात करें सबसे जो प्रचलित है उसको बोलते हैं पोटैटो डिगर एलिवेटर, जो कि हमारा ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। और ट्रैक्टर का जो लिंकेज होता है 3 पॉइंट लिंकेज, उससे हम कनेक्ट करते हैं और पोटैटो डिगर को चलाते हैं। तो पोटैटो डिगर में हमारे यहाँ जो मुख्य पार्ट होते हैं उसमें मैं बोलूँगी सबसे पहले हमारा जो होता है वो होता है एक रॉड चेन कन्वेयर,
दूसरा होता है आपका शॉवेल, जिससे हम गड्ढा करते हैं, लगभग वो थोड़ा वाइड होता है। तो जनरली आपका जो मेड होता है, जिसको बोलते हैं रिज, 1 से 2 रिज एक बार में वो खुदाई कर सकते हैं पोटैटो का। तीसरा हमारा जो महत्वपूर्ण अंग होता है उसको बोलते हैं गियर बॉक्स, और चौथा जो होता है हमारा गेज व्हील होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी मशीन चलाने के लिए हमें जैसे उसकी जो संचालन जो होती है, जो इसका स्पीड होता है, और जनरली उसकी जो स्पीड होती है वो आपके मिट्टी के नमी पे डिपेंड करता है। तो हम बात करें, अगर मिट्टी अगर नम है तो हमें 50 HP का ट्रैक्टर चाहिए होता है उस डिगर को संचालित करने के लिए। अगर ये थोड़ी सूखी है, ड्राई है, तो उसको हम 40 HP से भी हम संचालित कर सकते हैं। मशीन के द्वारा आलू खुदाई करने पर आलू साफ सुथरा भी निकलता है। आलू खुदाई यंत्र को पोटैटो डिगर भी कहते हैं। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान द्वारा तैयार आलू खुदाई यंत्र एक साथ 2 लाइनों की खुदाई करता है। यंत्र में 2 तलेवार फाल होते हैं जो मिट्टी को काटते हैं। इसमें नीचे एक जालीदार यंत्र भी लगा होता है जो मिट्टी में घुसकर आलू को मिट्टी के अंदर से निकालकर बाहर करता है। इसके साथ ही इस यंत्र पर एक बेड लगा होता है जिस पर आलू जाल के घेरे से निकलकर गिरता है। यह बेड लगातार हिलता रहता है। इस बेड के हिलने से मिट्टी के ढीले टूटकर नीचे गिर जाते हैं और साफ आलू खेत के मिट्टी की सतह पर गिरता है। इसके बाद मजदूरों की सहायता से आलूओं को बिनकर खेत में जगह जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और आखिर में सभी ढेरों से आलू इकट्ठा करने के बाद एक जगह पर बड़ा ढेरा बना लिया जाता है। तो अगर ट्रैक्टर संचालित डिगर की बात करें तो ऐसा देखा गया है कि अगर आप ट्रैक्टर द्वारा संचालित अगर डिगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका 1.5 से 3 आवर में घंटे में आपका 1 हेक्टेयर जैसा खुदाई हो सकता है। लेकिन यही देखें आप मैनुअली 800 घंटे लगते हैं प्रति हेक्टेयर के लिए। मतलब आपको अगर एक इंसान 8 घंटे काम करता है तो 10 दिन जैसे लग जाते हैं। तो इस प्रकार से पोटैटो डिगर काम करता है। और पोटैटो डिगर में थोड़ा चेन कन्वेयर सिस्टम होता है, तो हमें इसे थोड़ी ग्रीसिंग करने की आवश्यकता होती है नहीं, ताकि ये रस्टिंग ना हो और ये प्रॉपर्ली काम करे। तो हर सीजन में हमें ये देखना होता है कि जब भी आप इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल के बाद इसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद इसको प्रॉपर ग्रीसिंग करते हैं और तब उसको हम छोड़ते हैं उसको शेड में। और सरकार ने काफ़ी इसमें मुहिम भी चलाया लोगों को यांत्रिकरण की तरफ लाने के लिए। तो इस पे काफ़ी अनुदान है, आप इसके प्रति अपना सोच रख सकते हैं, इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग कोटा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर अगले 3 दिनों के दौरान बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। अपेक्षित अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए किसानों को मास्क पहनने की सलाह दी जाती है और हाथ को उचित अंतराल पर साबुन से धोने तथा और खेत में काम करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखें। गेहूं की फसल में क्रांतिक अवस्था पर जो कि बुआई के 70 दिन बाद आती है और दुधिया अवस्था जो कि बुआई के 95 दिन बाद आती है, इन अवस्थाओं पर सिंचाई अवश्य करें। गन्ने की बुआई का उचित समय
15 फरवरी से 15 मार्च तक है। गन्ने की उन्नतशील किस्मों में CO 05009, CO 6617, CO 7717, COS 95255, COS 767 और COH 99 का चयन करें। बुआई के लिए 15 से 20 क्विंटल प्रति बीघा बीज का उपयोग करें। गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग बीज के लिए उपयुक्त होता है। बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम दवा का उपयोग करें। सरसों की फसल 75 से 80% में भूरे रंग की फली परिपक्वता होने पर तोरिया या सरसों की फसल की कटाई करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि समय पर बोई गई चने की फसल उचित परिपक्वता स्टेज पर कटाई शुरू करें। गाय में मेस्टाइटिस बीमारी से रक्षा के लिए पूर्ण हाथ विधि से दूध निकालना चाहिए। किसानों को सलाह दी जाती है कि डेयरी पशुओं के बछड़ों को डीवर्मिंग करवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ब्यावर जिला अजमेर के राकेश कुमार ने। आपने मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के कारण और निदान के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम मुर्गी पालन से जुड़े किसान भाइयों के लिए रानीखेत बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। रानीखेत एक बहुत ही जानलेवा और विषाणु जनित बीमारी है जो मुर्गियों में होती है। खासकर ऐसे किसान जो मुर्गी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत ही घातक, उनके लिए व्यवसाय के लिए बहुत ही घातक बीमारी हो जाती है, क्योंकि जब ये बीमारी फैलती है तो करीब 30 से 40% मुर्गियों की मौत हो जाती है और कभी कभी तो 100% 100% मृत्यु दर तक हो जाती है। मुर्गी में रानीखेत रोग एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक रोग है। ये रोग मुर्गी पालन की सबसे गंभीर विषाणु बीमारियों में से एक है। इस रोग में श्वास नहीं ले पाने के कारण 100% मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है और रानीखेत रोग बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बतख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवे, गिनी आदि में देखने को मिलता है, लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। अब हम चर्चा करेंगे कि रानीखेत बीमारी होता कैसे है। ये रानीखेत बीमारी मुर्गी के किसी भी उम्र में हो सकती है, पर सामान्यतः देखा गया 2 से 5 सप्ताह की मुर्गियां जो होती है वो ज़्यादा इसके लिए ससेप्टेबल होती है, ज़्यादा उसके लिए ससेप्टेबल होती है, उनमें ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। और इसमें जो मेनली देखा गया कि सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम, सांस की तकलीफ आती है। अगर इसका निदान तुरंत ना किया जाए तो 2 से 5 दिन में ही चलता है, पूरा फार्म ही खाली हो सकता है। रानीखेत रोग का संचारण पक्षियों में अन्य संक्रमित पक्षियों के मल, दूषित वायु, उनके दूषित पदार्थ, दाना पानी उपकरण, दूषित वैक्सीन, कपड़े आदि के स्पर्श से फैलता है। इस रोग के लक्षण दिखाई देने के कुछ दिनों बाद पक्षियों की मौत हो जाती है। इसका जब हम लक्षण का बात करते हैं, जब अगर लक्षण की बात करें, किस लक्षण से पहचान सकते हैं कि मेरे फार्म की मुर्गियों में रानीखेत बीमारी हो गई है, तो उसमें सबसे पहला देखा गया है कि मुर्गियों में लड़खड़ाहट आती है, गर्दन लुढ़कती है। ये सब मुर्गियों के दिमाग में विषाणु के प्रभाव के कारण होता है कि मुर्गियाँ लड़खड़ाना शुरू करती है, गर्दन लुढ़कती है, छींके और खांसी आना शुरू हो जाती है, सांस के नली में प्रभावित होने से सांस लेने में तकलीफ होती है, मुर्गियां मुंह खोल कर सांस लेती है, कभी कभी शरीर के किसी हिस्से को लकवा मार जाता है। प्रभावित मुर्गियों में देखा गया कि वो आकाश की ओर देखती है। और अगर पाचन तंत्र में प्रॉब्लम आ जाए तो वैसी स्थिति में डायरिया भी होती है और डायरिया का जो रंग होता है वो पतला और हरे रंग का होता है। डायरिया के कारण लीवर भी खराब हो जाती है, मुर्गियां दाना खाना कम कर देती है और ये सब मुख्य कहता लक्षण है। इसके अलावा मुर्गियों में कभी कभी विकृत अंडे भी आती है रानीखेत डिजीज के कारण। अब हम बात करते हैं कि इसके निदान के लिए किसान भाइयों को
क्या करना चाहिए। तो इसके निदान के लिए जरूरी है कि टीका आता है F1 लाइव स्ट्रेन या लसोटा स्ट्रेन बोला जाता है। ये टीका 5 से 7 दिन पर मुर्गियों को देनी चाहिए। और इसका जो सेकेंड डोज जो होता है वो होता है RB स्ट्रेन का, जो कि 8 से 9वें सप्ते पर, और उसको फिर से देना पड़ता है 16वें से 20वें सप्ते पर। और अगर रोग उभर जाए 24 से 48 घंटे के भीतर पक्षियों में अगर F1 स्ट्रेन का टीका लगा दिया जाएगा, F1 स्ट्रेन या लसोटा स्ट्रेन का टीका लगा दिया जाए, तो पक्षियों में केस के हेल्थ में सुधार देखा जाता है। मुर्गी में रानीखेत रोग से बचाव के लिए किसानों और मुर्गी पालकों के पास सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। यह टीकाकरण स्वस्थ पक्षियों में सुबह के समय करना चाहिए और उन्हें रोग से प्रभावित पक्षियों से अलग कर देना चाहिए। वैक्सीन की खुराक हमें पक्षियों की आंख और नाक से देनी चाहिए। अगर मुर्गी फार्म बड़े भाग में किया गया है तो वैक्सीन को पानी के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके निदान के लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए। तो इसके निदान के लिए जरूरी है कि मुर्गी फार्म जो है उसके आसपास अच्छी तरह से साफ सफाई रखी जाए, फुटपाथ का यूज किया जाए गलता है, और कभी भी कोई बाहरी व्यक्ति उनका फार्म में प्रवेश ना दिया जाए। और है कि एक फार्म से लेकर दूसरे फार्म के बीच में 100 से 150 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। ये सब मुख्य उपाय है जिसके थ्रू हम कहता है रानीखेत बीमारी को अपने फार्म में आने से रोक सकते हैं। इसके अलावा मुर्गी पालक कुछ सफाई संबंधी कार्य करने से इस रोग को काफी हद तक रोक सकते हैं, जैसे मुर्गी घर की सफाई, बर्तनों की सफाई आदि रोगित पक्षियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। और क्या बोलता है फ्लोर की भी सफाई होना चाहिए। जो कुन्नी है, कुन्नी को हमेशा बदलते रहना चाहिए और सूखी रहनी चाहिए, जिससे कि बीमारी ज़्यादा ना फैले फार्म के अंदर। अगर पशुपालक भाई इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें विश्वास है कि वो निश्चिंत ही मुर्गी पालन से बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक मुनाफा कमाएंगे। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-4192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।